गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एजे आई एस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन धनकर, आपका साइंस टीचर, और आज हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग के ऊपर। कल हमने रिमोट सेंसिंग क्या होती है, सुदूर संवेदन क्या होता है, उससे जुड़े हुए कई सारी चीज़ों का हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और उसके बाद में उसका एक हमने ब्लूप्रिंट एक तरह का तैयार किया था कि इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, अब उन यूजेस को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है हमारी, सुदूर संवेदन की जो तकनीक है उसका क्या उपयोग होता है। और जो क्वेश्चन आया था वो यही क्वेश्चन आया था कि रिमोट सेंसिंग के कोई 3 यूजेस आपको राइट डाउन करने हैं। ठीक है, मतलब सुदूर संवेदन के 3 उपयोग जो है वो आपको लिखने हैं। हमने यहाँ पर कई सारे उपयोग लिख रखे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी के बारे में आपको बताते हैं और इनका क्या क्या डिटेल में वर्णन है वो भी हम करते हैं। तो देखिए, सुदूर संवेदन का पहला उपयोग जो है, देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपयोग है। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है लगभग जिससे कि रिमोट सेंसिंग जो है जिसमें यूज़ ना की जा रही हो गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो, या फिर आपका वो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पता लगाना हो, समुद्री सीमाओं या समुद्र के बारे में अध्ययन करना हो। ठीक है, एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर चाहे जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, चाहे जितनी भी आपके प्रगतिशील या अप्रगतिशील कोई भी काम हो, आज की डेट में रिमोट सेंसिंग का लगभग सभी में उपयोग होता है। ठीक है, अब कैसे होता है और क्या क्या होता है वो देखिए। सबसे पहला हमारा है कृषि क्षेत्र में, मतलब कि एग्रीकल्चर का जो आपका डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसमें रिमोट सेंसिंग का हम क्या यूज़ करते हैं या क्या यूज़ होता आ रहा है अभी तक। ठीक है, देखिए हमें पता है कि इंडिया जो है हमारा, ये पूरा एक कृषि या एग्रीकल्चर पर बेस्ड कंट्री है, मतलब कृषि प्रधान देशों में आता है और लोगों की, कई सारे लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती होता है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, फसलों का जो उत्पादन बढ़ा है, उसमें कई तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे पुराने टाइम पर लोगों के पास ज़मीनें बहुत थी, ठीक है, जगह बहुत थी, कृषि की भूमि बहुत थी, परंतु सिंचाई के साधन नहीं थे। ठीक है, या फिर हम कहें कि जो बीमारियां लगती थी फसलों में, उन बीमारियों से बचने का कोई तरीका नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो वो अगर हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा भी अगर अंदेशा हो जाए कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है हमारी लाइफ में या फिर हमारे कोई भी काम में, तो हम उससे बचने के लिए या उसको ना आए इसलिए कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक जो आपका सुदूर संवेदन होता है, सैटेलाइट इमेजिंग जो होती है, उसमें इसी तरीके की चीज़ों का पूर्वानुमान बताया जाता है। ठीक है, मतलब कि अब एक किसान जो होता है वो तो जो पुराने टाइम पर जो था वो परंपरागत तरीके से खेती करता था। ठीक है, परंपरागत तरीकों से खेती करता था। तो देखिए, फसलों का उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना पहला उसका उपयोग है रिमोट सेंसिंग का, कि फसलों के उत्पादन का वो पूर्वानुमान लगा सकता है। मतलब एक तरह से प्रिडिक्शन कर सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में या हमारे पूरे भारत देश में जो है कितना उत्पादन इस साल होने वाला है। उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट उसका स्टोरेज से लेकर के उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी करना होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट पहले से ही उसकी तैयारी करके रखती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर इन चीज़ों के बारे में पहले से पता नहीं होगा तो कंट्री के अंदर, देश के अंदर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जनरेट हो सकती है, मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान लगाकर हम फसलों की जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब सैटेलाइट वगैरह नहीं होती थी तो हमारा जो यील्ड था, मतलब जो उत्पादन था, बहुत ही कम था। बड़ी बड़ी जो कृषि भूमियाँ थी उनसे केवल खाने लायक जो है अनाज वो ही किसान जो है उत्पन्न कर पाते थे, पैदा कर पाते थे। परंतु अब क्या हो रहा है, किसान भी समृद्ध हो रहा है। ठीक है, और जितना ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अगर एग्रीकल्चर है तो उतना ही ज़्यादा यील्ड जो है वो ज़्यादा मिलता है। अब गवर्नमेंट हमें पहले से ही अनुमान लगा लेती है कि इस क्षेत्र में जो वातावरण की परिस्थितियां हैं, ठीक है, या भूमि का जो भी संवर्धन है या भूमि की जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्वालिटी जो है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। पिछले साल लास्ट ईयर किस तरीके की जो है आपकी फसलें हुई है,
तो आने वाले ईयर में उसके बेसिस पर भी, और जो इमेजिंग होती है ऊपर से, तो देखिए प्लांट भी क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो वो भी अपने अंदर से जो है रेडिएशन को इमिट करते हैं, मतलब कि प्रकाश को अवशोषित भी करते हैं और कुछ प्रकाश को उत्सर्जित भी करते हैं। तो उसी के द्वारा उस इमेजिंग के थ्रू, क्योंकि सैटेलाइट करता क्या है, सैटेलाइट कंटिन्यूसली इमेजेस क्लिक करता है ऊपर से। सैटेलाइट में हाई डेफिनेशन कैमराज होते हैं, बहुत ही पावरफुल और जूमिंग वाले कैमरा उसके अंदर लगे होते हैं, और वो ऊपर से कंटिन्यूसली जो भी आप जिस भी क्षेत्र की या जिस भी फील्ड की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, उसकी वो कंटिन्यूसली जो है वो इमेजेस लेकर के और आपके रिसीविंग सेंटर को भेजता रहता है। उन इमेजेस के एनालिसिस के द्वारा ही ये सारी जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। ठीक, फिर देखिए क्षारीय या लवणीय मृदा, मतलब जो आपका भूमि है, जो आपकी फील्ड है, वो एसिडिक है या बेसिक है, मतलब कि उसका पीएच लेवल क्या है, क्योंकि पीएच लेवल अगेन इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप। भाई फसलों के उत्पादन में जो भूमि का पीएच का स्तर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पीएच लेवल को हम और तरीक़ों से भी, फिजिकली मेथड से भी मेज़र कर सकते हैं। मतलब फिर आपको उसमें क्या करना होगा कि भाई वहाँ जाकर और मिट्टी का सैंपल लाना होगा, फिर लैब में उसकी टेस्टिंग करनी होगी, और इस तरीके से फिर आपको पता चलेगा कि वो जो सॉइल है आपकी, वो जो मिट्टी है, उसका पीएच लेवल क्या है। बट सैटेलाइट इमेजिंग से या सैटेलाइट के यूज़ से ये सारे काम बहुत आसान हो गए। ठीक है, आसानी से इन सब चीज़ों के बारे में हमें इमेज की जो एनालिसिस है उसी के द्वारा पता चल जाता है। फिर इसी की तरह देखिए अनाज के साथ साथ बागवानी के कामों में, फूलों की बागवानी हो, ठीक है, मतलब गार्डन हो आपके फ्लावर्स के अलग अलग तरीक़ों के, या फिर फ्रूट्स वगैरह जो है आपके, इनके जो इनकी जो मैपिंग और इनकी जो भी बागवानी के कामों का, और भूमि उस बागवानी के काम में भूमि कौन से और किस तरह की भूमि का यूज़ किया जाता है, या किस तरह की फील्ड का होना ज़रूरी है, वो सारी जो इमेजेस है सैटेलाइट इमेजिंग उनको क्लियर करता है। ठीक, फिर कृषि मौसम कि भाई बारिश आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, या कीट पतंगों का या जो भी इंसेक्ट है उनका अटैक होने वाला है, क्योंकि सैटेलाइट तो बहुत ही वाइड एरिया को कवर करता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी जो टिड्डी थे, टिड्डी दल, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान से होकर के वो हिंदुस्तान के अंदर आए थे। मतलब कि पहले उनका जो अटैक है वो शुरू हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो है शहरों और गाँव में उनका अटैक हुआ था। तो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू या सैटेलाइट ऊपर से उनको ऑब्जर्व कर लेता है, उनको देख लेता है कि यहाँ से अटैक होने वाला है, तो वहाँ पर अलर्ट कर दिया जाता है सभी को, ताकि उनसे बचने का अगर कोई उपाय है तो वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, और उससे बचा जा सकता है। या फिर अगर फसलों की जो थर्मल इमेजिंग होती है, ठीक है, उससे और उनके स्पेक्ट्रम के एनालिसिस से, ठीक है, उससे भी पता चल जाता है कि फसल में कोई बीमारी है या होने वाली है। जैसे कि देखिए हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो हम शो करते हैं ना, जैसे मान लीजिए फीवर आने वाला है तो हमें वीकनेस होने लगेगी, या थोड़ा थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, तो पता चल जाता है कि भाई इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वैसे ही क्रॉप्स भी क्या है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनका भी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब प्लांट्स का टेम्परेचर, ठीक है, उनका जो उनके अंदर से जो लाइट इमिट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, और उसके द्वारा उनका जो रंग है उस रंग को देखकर, ठीक है, और इस तरह के कई सारे डेटा का एनालिसिस करके, भाई देखिए प्लांट का कलर किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, और वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो अगर क्लोरोफिल में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आ रहा है तो प्लांट का कलर चेंज हो जाएगा, तो इसी वजह से वो इमेज में आपको दिख जाएगा ऊपर से जो सैटेलाइट इमेज ले रही है। तो उसी इमेज के एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र की जो फसलें हैं उनकी इमेजेस में, उनके कलर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि क्रॉप्स में कोई प्रॉब्लम है। तो एक तरह से उसका पूर्वानुमान लगा करके और किसानों को और संबंधित विभागों को सूचित कर दिया जाता है, जिसके कारण उससे बचने का कोई उपाय निकाला जा सकता है। तो देखिए सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही कृषि क्षेत्र में इतनी तेज़ी से क्रांति आई है। ठीक है, फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है, ठीक है, किसान भी समृद्ध हुआ है और कई लोगों को रोजगार भी उससे मिला है, और साथ ही साथ जो ब्रीडिंग हुई है, ठीक है, फसलों की जो नई नई किस्में बनाई जाती हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इन सब बातों में। फिर अगला देखिए सैटेलाइट इमेजिंग या रिमोट सेंसिंग का जैव संसाधन और पर्यावरण में इसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए जैव संसाधन का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिविंग है, ठीक है, लिविंग रिसोर्सेज को हम जैव संसाधन बोल सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब जैसे कि पानी है, ठीक है, जंगल है, हवा है, मिट्टी है, तो ये नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें लिविंग रिसोर्सेज हैं।
जो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। भाई जंगल अगर नहीं होंगे तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वनों के घनत्व का मतलब डेंसिटी और उनके प्रकारों का अध्ययन सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू। भाई होता क्या है कि जंगल जो होता है बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। कोई भी जगह पर अगर आप जाओगे, जैसे कि हमारे देश में ही आप देख लीजिए, अगर आप साउथ में जाते हो तो दोनों घाट के जो जंगल है, या फिर हमारे सतपुड़ा या विंध्याचल की जो पर्वतमालाएं हैं उनमें जो जंगल फैले हुए हैं, तो बहुत ही विस्तृत एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया है। अब उन सब एरियाज़ में मॉनिटरिंग करवाना, ठीक है, लोगों के द्वारा, हालांकि सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फील्ड पर जाकर भी लोग काम करते हैं, उनकी निगरानी रखते हैं, ठीक है, सब होता है, बट वो उतने एरिया को कवर नहीं कर सकते हैं, हर जगह पर हर समय वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो बट सैटेलाइट तो ऊपर से सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ होती है, ठीक है, कोई भूकंप आ रहा है या कोई बड़े पैमाने पर वनों की कटाई कर रहा है, तो वो इमेजेस में क्लियर वहाँ से ऊपर से ऑब्जर्व हो जाता है और फिर उसको अलर्ट कर दिया जाता है ताकि उसको रोका जा सके। तो डेंसिटी मतलब जो वन है, जो आपका जंगल है, वो अगर घना है और अगर उसकी कटाई की जा रही है तो फिर उसकी डेंसिटी कम होने लगेगी, मतलब उसका घनत्व कम होने लगेगा, तो उसका पता हमें सैटेलाइट इमेज से चल जाता है। और प्रकार, कितने प्रकार के वन है, वहीं ऊंचे वृक्ष है, ठीक है, या फिर झाड़ियाँ हैं, या फिर मीडियम रेंज के जो है वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो फ्रूट के पेड़ पौधे हैं, या जलाऊ लकड़ी के वन है, या वहाँ पर और किसी प्रकार के दूसरी तरीके के कोई पेड़ पौधे उपलब्ध हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा किया जा सकता है। फिर देखिए, भूमि संरक्षण की योजना तैयार करना। अब वनों के बारे में अगर हमें सब जानकारी होगी तो जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो आपकी जो सॉइल होती है उसको पकड़ के रखती है। हमें पता है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेड़ होते हैं वो भूमि के कटाव को रोकते हैं, ठीक है। जो आपकी फील्ड है उसका जो भी कटाव होता है, या जो वो हर साल धीरे धीरे जो है कटती जाती है, उसको रोकते हैं, रोकने का काम पेड़ करते हैं। तो अगर हमें उसकी योजना बनानी है, मतलब गवर्नमेंट को अगर चाहती है, तो जहाँ जहाँ पर जंगल का एरियाज़ हैं तो वहाँ पर वो अच्छे से इस पर काम कर सकती है, क्योंकि वन जो होते हैं वही भूमि संरक्षण में योगदान प्रदान करते हैं। तो अगर वनों के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी तो भूमि संरक्षण की योजना पर भी हम अच्छे से काम कर सकेंगे। फिर अगला देखिए, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि किसी जंगल में, किसी एरिया में कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, मतलब कितनी प्रजातियां रहती हैं। भाई जंगल में तो सभी तरह के एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस हो, हर्बीवोरस हो, ठीक है, फिर आपके प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, फिर उसके बाद में डिकम्पोजर्स हो, मतलब उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है। कहने का मतलब कि हिरण, शेर, बाघ, चीता, ठीक है, और ये डिफरेंट अनेक प्रकार की बर्ड्स की प्रजातियां हैं, मतलब जो है, और फिर उसके बाद में कीट पतंगों की कई सारी जातियां हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है कि किसी क्षेत्र विशेष में या किसी फील्ड में कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, संख्या नहीं है, ये प्रकार बताता है। तो अब प्रकार, उसका भी अध्ययन हम सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कि भाई अलग अलग एनिमल्स जो है उसकी थर्मल इमेजिंग भी हो सकती है वहाँ ऊपर से, या फिर उसके द्वारा जो मीथेन का उत्सर्जन होता है उसके द्वारा भी वहाँ पर काम हो सकता है, या फिर वनों या उत्पादकों को वह कितना उपयोग कर रहा है उसके द्वारा भी उसका पता लगाया जा सकता है। तो वो कई सारे तरीके, और ये सारे तरीके किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, रिमोट सेंसिंग के द्वारा। तो जैव विविधता का पता लगाना, देखिए किसी भी चीज़ का अगर आपको पता होगा तो ही आप उसके ऊपर कोई काम कर पाओगे, या तो उसको रोक भी सकते हैं या फिर हम चाहें तो उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो जैव विविधता की सारी जानकारियां हमें सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू मिल जाती है कि भाई कौन सी प्रजाति, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये प्रजाति लुप्त होने वाली है, विलुप्त होने वाली है, तो ये कैसे पता चला कि भाई विलुप्त होने वाली है, ठीक है, फाइन। तो ये इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे सैटेलाइट जो है हमको प्रोवाइड कराते रहते हैं टाइम पर। फिर अगला देखो, तो मरुस्थल का फैलाव कितना है। भाई जैसे कि धीरे धीरे जंगलों को लोग काटते जा रहे हैं और खेती करते हैं वहाँ पर, या तो कुछ बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो वो इमेजिंग सैटेलाइट में दिखती है। वैसे ही मरुस्थल जो होता है, डेजर्ट जो होता है, उसका भी फैलाव हर साल कितना कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है, उसका जो है पता हमें सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू चल जाता है। जो सैटेलाइट है उसकी इमेज हमको दिखा करके और सारी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ ज़रूरी है पर्यावरण के लिए, जंगल भी ज़रूरी है, ठीक है, जैव विविधता भी होनी चाहिए, मतलब जंगल में एनिमल भी होने चाहिए, डेजर्ट भी होना चाहिए, रेगिस्तान भी होना चाहिए, तो सबका संतुलन जो बैलेंस जो है वो बना रहना चाहिए। तो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू मॉनिटरिंग अलग अलग विभागों के द्वारा वो की जाती रहती है,
हर समय पर, और उसके द्वारा हमें पता लग जाता है कि हमारे देश के अंदर मरुस्थल का आकार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो उससे अगर कोई हानि है तो उससे बचने के उपाय हम कर सकते हैं। ठीक, फिर आप देखोगे कि जंगलों में मैनग्रोव के जंगल है, उनकी अध्ययन भी इसके द्वारा किया जा सकता है, या प्रवाल होती है, ठीक है, प्रवाल, उनका भी विविधता या उनके प्रकारों या उनके फैलावों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, फिर अगला देखो कि हिमपात और हिमानी का अध्ययन, मतलब हिमपात का मतलब होता है कि बर्फ जहां पर गिरती है, ठीक है, उस जगह का हिमपात होना। हिमपात का मतलब है कि जैसे मान लीजिए, जिसको हम हिमस्खलन भी बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बर्फबारी होने वाली है किसी क्षेत्र में, तो उसको अलर्ट कर दिया जाता है, उसको चेतावनी दे दी जाती है कि भाई इस एरिया में, जैसे बारिश की चेतावनी दी जाती है, ठीक है, अलर्ट किया जाता है कि भाई परसों या आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो वैसे ही हिमपात मतलब बर्फ अगर गिरने वाली है तो उसके बारे में भी हमें अलर्टिंग दे दी जाती है, और वो भी किसके थ्रू दी जाती है, आपके सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू या रिमोट सेंसिंग के थ्रू। ठीक, फिर हिमानी, हिमानी का मतलब होता है बर्फ से निकलने वाली नदियाँ। हमें पता है बर्फ़ गिरेगी तो पानी धीरे धीरे पिघलेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और उससे फिर नदियाँ, धाराएं निकलती है। जैसे हमारी जो गंगा जी है, ठीक है, वो भी क्या है, एक हिमानी है, मतलब बर्फ़ के पहाड़ों से निकलने वाली नदी है, तो उनका भी अध्ययन हम कर सकते हैं। भाई हिमपात अगर ज़्यादा होगा तो इन नदियों में पानी भी ज़्यादा होगा, अगर पानी ज़्यादा होगा तो जो उनका जो पारिस्थितिक तंत्र है, उनका जो भी आपका एटमॉस्फेयर है या इन्वायरमेंट है, वो भी जैव विविधता से भरा होगा, मतलब कि उनमें भी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होंगे, क्योंकि पानी होगा तो एनिमल्स होगा। ठीक, तो इस तरह से हिमपात, हिमानी, इन सभी का अध्ययन जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर अगला देखो, मानचित्रण में, मतलब मैपिंग की जाती है, ठीक है, और मेन जो है मैपिंग के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना एरिया है, हमारी कंट्री के पास किन किन देशों से वो लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो भूमि का मानचित्र बना सकता है। भाई जैसे देश में हमें बांटना है कि कृषि योग्य भूमि कितनी है, ठीक है, कितनी भूमि पर जंगल है, कितनी भूमि पर मरुस्थल है, कितनी भूमि पर घास के मैदान हैं, और कितनी भूमि बंजर पड़ी हुई है, कहाँ पर पहाड़ है। तो ये सारी चीज़ें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, मतलब कि एक बहुत बड़े पैमाने पर इसका एक मानचित्र, ब्लूप्रिंट हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो छोटे का भी कर सकते हैं, सैटेलाइट को फोकस किया जा सकता है किसी शहर के ऊपर या किसी गांव के ऊपर, ठीक, या फिर पूरी कंट्री का भी अलग अलग डिफरेंट सैटेलाइट्स के, और कुछ टाइम के अंदर पूरा मैपिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो मैपिंग से भी हमें क्या पता चलेगा, मैपिंग से भी हमें सारी जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि नए नए रोजगार के अवसर भी बनाए जा सकते हैं। कृषि जो बंजर भूमि है उसको सुधारने का काम भी हो सकता है, जंगल अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उनका वृक्षारोपण करके उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो बड़े पैमाने पर मानचित्रण यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो है आपका जो रिमोट सेंसिंग है वो यूज़ होता है, सैटेलाइट इमेजिंग का यूज़ होता है, या सैटेलाइट का कहीं ना कहीं काम होता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बहुत ऊंची बनाने वाले हैं आप, 50 मंजिल की इमारत है, ठीक है, उसमें 50 फ्लोर है। अब 50 फ्लोर की जो आपकी बिल्डिंग है वो सीधी ऊपर जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फ्लोर, दो फ्लोर होता है, तो वो जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो उनके जो फिजिकल एपरेटस होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता लगा सकते हैं कि भाई बिल्डिंग या जो आप दीवार बना रहे हो, ठीक है, वो सीधी ऊपर जा रही है। ठीक, फिर अगर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है जिसको कि आप फिजिकल मेथड्स के थ्रू नहीं बना सकते हो, या अगर बनाओगे तो उसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो अगर बड़े कंस्ट्रक्शन में मान लीजिए इतनी ऊंची बिल्डिंग है, अगर इसमें 1 डिग्री का भी झुकाव आ गया, ठीक है, या और कम 0.5 या 0.1 का भी अगर यहाँ पर झुकाव आ जाता है, मान लो जो इस फ्लोर पर, तो धीरे धीरे जब वो ऊपर उठेगी तो ये जो आपका जो झुकाव है, ये जो बैंड है, ये बढ़ता जाएगा, और पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, मतलब कि सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू उनको बनाया जाता है, पूरी बिल्डिंग्स के मैप को, उनके नक्शे को, और फिर उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट जैसे डैम बनाती है, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि दुबई में कई तरह के कंस्ट्रक्शन जो है वो समुद्र के अंदर किए गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी इस तरह के सैटेलाइट के थ्रू ही वो सब काम किए जाते हैं, ताकि एक्यूरेसी रहे। भाई कोई भी इंसान की एक लिमिट होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन है तो हम डिपेंड कर जाते हैं कि भाई ठीक है, इंजीनियर जो है वो अपने हिसाब से देखकर कर लेंगे, बट जब बड़े कंस्ट्रक्शन की बात होती है, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, तो फिर ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसीलिए
अब एडवांस ले, और आपने देखा होगा कि जब से ये सारी टेक्नोलॉजी आई है तभी से बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होना शुरू भी हुआ है और आसान भी हुआ है, और वो लंबे समय तक चलती भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। भूमि का मानचित्र भी बना सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो होता है, निर्माण का कार्य जो होता है, उस जगह की मैपिंग या उसका मानचित्र भी हम बना सकते हैं। अगला देखिए कि भूगर्भ शास्त्र एवं खनिज संसाधनों का अध्ययन। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र का मतलब होता है कि भूमि के जो गर्भ में, मतलब आपकी जो लैंड है, ज़मीन है, उसके नीचे क्या क्या चीज़ें दबी हुई है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि बहुत सारे जो हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। ठीक है, जैसे आपके फ्यूल्स हैं, सारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ठीक है, उसके बाद में तेल है, फिर कई तरीके की धातुएँ मिलती है, खनिज लवण मिलते हैं, और उसके बाद में आपको जो है डायमंड जैसे या गोल्ड जैसे, मतलब कि कहने का मतलब है कि ज़मीन के अंदर से हमें कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी होती हैं, और कुछ जो है वो एज इट इज़ मिल जाती हैं। तो भूगर्भ शास्त्र एवं खनिज संसाधनों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू ये पता लगा लिया कि इस जगह की जो लैंड है या जो ज़मीन है उसमें इन मिनरल्स की कमी है। ठीक है, या जो आपकी भूमि है वो पथरीली है, या फिर काली मिट्टी है, जो पानी, अगर मान लीजिए बारिश ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो फिर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है वहाँ पर, पानी को वो कितना अवशोषित कर पा रही है। ठीक है, कितना अवशोषण होगा तो उससे फिर पता चलेगा कि वहाँ पर जल भराव कितना होगा, बाढ़ आने की संभावना है या नहीं है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भूस्खलन वाले क्षेत्रों का भी पता लगाया जा सकता है, मतलब कि ज़मीन कहाँ पर खिसकने वाली, कहाँ पर कमज़ोर हो रही है, वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग हो रही है कंटिन्यूसली सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू, और इसीलिए जान और माल का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये तो सब एक तरह से ऐसी चीज़ें जिनका पुराने टाइम पर पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, अंदाजे से बोल देते थे कि भाई इस साल बहुत बारिश हो गई है तो ज़मीन को धसकने की संभावना है। ठीक है, बट वो पर्टिकुलर किस जगह पर होने वाला है। हालांकि ये जो पूर्वानुमान होता है, ये जो प्रिडिक्शन होता है, ये बहुत टाइम पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे भूकंप होता है तो भूकंप का भी पता लगाया जा सकता है कि इस जगह पर भूकंप आने वाला है, पर उसका टाइमिंग बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, मतलब उससे बचने का आप कोई उपाय नहीं कर सकते हो। ठीक है, केवल अलर्ट कर सकते हो कि भाई हाँ आने वाला है, और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो रही है ताकि भूकंप की भविष्यवाणी है वो भी कुछ समय पहले की जा सके, ताकि उससे बचा जा सके। ठीक है, तो भूस्खलन, भूमि कहाँ पर धसकने वाली है, ऐसे क्षेत्रों का पता हम लगा सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। खनन का क्षेत्र, खनिज तेल, ठीक है, खनन का क्षेत्र तो मैंने बता ही दिया है कि इसमें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि अब देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी ज़मीन है और इसके अंदर कोई तेल का या गैस का जो है यहाँ पर इस तरह से भंडार है, ये सोर्स है। अब ऊपर तो पूरी लैंड है, पत्थर भी है, मिट्टी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब दबी हुई है वो तो ऊपर से देखने से तो हमें पता नहीं चलेगा। पर क्या होता है कि ये तो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनके अंदर से इमिशन होता है। भाई जैसे कि मान लीजिए ये गैस है, तो गैस कौन सी है, प्राकृतिक गैस, मतलब मीथेन है। तो मीथेन गैस जो है वो जब ज़मीन के अंदर है तो वो उस पूरे एरिया को इफ़ेक्ट करेगी। दैट मीन्स कि वहाँ पर की जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे वहाँ उग रहे हैं, वो उससे प्रभावित होंगे, तो उनका जो इमेज आएगी उनमें पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में जो है मीथेन ज़्यादा मात्रा में बन रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीथेन का दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, बैड इफेक्ट डालेगी। अगर अंदर तेल है, ठीक है, तो भी जो आपकी प्लांट्स है, जो आपकी लैंड है, उसकी पूरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि नीचे पानी होना और नीचे तेल होना, दोनों में फ़र्क है। तो इन्हीं छोटे छोटे जो है जो इफ़ेक्ट है उनकी स्टडी करके, उनकी लगातार इमेजेस लेकर सैटेलाइट जो है वहाँ पर पता लगा लेता है कि इस क्षेत्र के अंदर गैस होने की या तेल मिलने की या किसी प्रकार की कोई धातु मिलने की संभावना है। ठीक, फिर पर्टिकुलर टीम भेजी जाती है उस जगह पर, जो प्रॉपर उसकी जो है मॉनिटरिंग करती है, टेस्टिंग करती है, सैंपलों को लैब ले जा करके, और फिर फाइनली ये कंफर्म कर दिया जाता है कि वहाँ पर कोई चीज़ है, तो फिर आपका जो है माइनिंग का काम शुरू कर दिया जाता है, खनन का काम शुरू कर दिया जाता है। तो सैटेलाइट ने क्या काम किया? सैटेलाइट ने ये काम किया कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में से हमें वो क्षेत्र ढूंढ कर दिया जहाँ पर हमें खुदाई करनी है। ठीक है, अदरवाइज तो हम हर जगह तो खुदाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये सैटेलाइट बहुत यूजफुल है। अगला देखो,
भूकंपी गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सकती है कि भाई कहाँ कहाँ पर भूकंप आ रहे हैं या कहाँ कहाँ पर जो है भूकंप आने की संभावना है। ठीक है, संभावना बता सकती, पर एग्जैक्ट इसके बारे में कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है जो भूकंपों के बारे में बता सके। फिर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना, जो कि मैंने अभी बता ही दिया कि नई नई प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया जा सकता है, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो, या आपका जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, वहाँ पर हो, किसी भी जगह पर हो, कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर है, प्राकृतिक संसाधन है, तो उसका उसके आसपास के वातावरण पर, पेड़ पौधों पर, भूमि पर, सब पर असर पड़ता है, और उन्हीं असर का, उन्हीं इफेक्ट का स्टडी करके सैटेलाइट पता लगा लेता है कि वहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध है। ठीक, अगला देखिए, तो महासागर व मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अब हमें पता है कि संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है हमारा, सी। ठीक है, समुद्र है। समुद्र में लाखों प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं। अब उस पर निगरानी रखती है हमारी सैटेलाइट, और क्या करती है कि देखिए उसके इकोसिस्टम को स्टडी किया जाता है, क्योंकि अगर सी का इकोसिस्टम बिगड़ा, महासागर का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, तो फिर पूरी की पूरी जो फूड चेन है, पूरा जो अर्थ है, उसका जो इकोसिस्टम है वो सब जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रेनिंग होती है वो समुद्र से ही होती है। हमारे जो फूड्स हैं, मतलब कि जैसे सी फूड जिसे बोला जाता है, तो दुनिया में कई तरह एक बहुत बड़ी आबादी है जो समुद्र से मिलने वाले भोजन पर निर्भर करती है। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग ना उस पर निर्भर हो, बट जो तटीय क्षेत्र हैं या बहुत बड़ी मात्रा में आबादी जो है, आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन पर निर्भर है। तो अगर वहाँ के इकोसिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, जैसे कि मान लीजिए कि शुरू में, मतलब कि जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मछलियों का शिकार होने लगा था। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आया कि जब समुद्र के अंदर मछलियाँ बची नहीं, तो क्या हुआ फिर कि फिर पूरा की पूरी जो फूड चेन है वो बिगड़ गई, क्योंकि वहाँ की जो बड़ी मछलियाँ हैं, शार्क हैं, वो सब भूख के मारे मरने लगे, मतलब कि उनको फूड अवेलेबल नहीं हुआ। तो इस वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। बट सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू या सैटेलाइट्स के अध्ययन के द्वारा हमें इस बात का अनुमान होता है कि हमारे समुद्री क्षेत्र के अंदर प्राथमिक उत्पादकता कितनी हो रही है। ठीक है, जैव विविधता कैसी है वो भी पता लगाया जा सकता है, तो उसको कंट्रोलिंग आसानी से किया जा सकता है। फिर समुद्र की सतह का अध्ययन करके भी कई सारी जानकारी निकाली जा सकती है। भाई वाटर का जो सरफेस है उसकी भी लगातार इमेजिंग ऊपर से इमेज ली जाती है सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, जिसमें आए थोड़े से भी परिवर्तन, चाहे वो तापमान का परिवर्तन हो, चाहे वो दबाव का परिवर्तन हो, चाहे वो समुद्र के पानी का अगर रंग भी बदलेगा, तो भी सैटेलाइट इमेज में वो पता चल जाएगा। और रंग जैसे ही बदला तो फिर उसका कारण क्या है, उसकी डिटेलिंग में वो चले जाते हैं, और फाइनली जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। देखिए रिमोट सेंसिंग में काम कैसे होता है ये मैं सब पहले बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें उसी के द्वारा पता लगाई जा सकती है। बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो लाइट है या जो एनर्जी है उसका जो इमिशन है, उसके स्पेक्ट्रम के एनालिसिस के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ठीक है, फिर देखिए तूफान की पूर्व सूचना। सैटेलाइट ऊपर से देख रहा है कि समुद्र के किस क्षेत्र में कम दबाव का या अधिक दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, तूफान के बनने की संभावना कहाँ पर है, और तूफान की दिशा क्या है, उसकी गति क्या है, उसके जरिए फिर वो जिस दिशा में जाने वाला है, तो वहाँ के क्षेत्रों को जो है सूचित कर दिया जाता है कि तूफान इतनी देर बाद, हम देखते हैं ना न्यूज़ के अंदर की, न्यूज़ वाले बताते रहते हैं कि 3 घंटे बाद जो तूफान है वो समुद्र के तट से टकराने वाला है। तो उनको किसने बताया, ये उनको बताया सैटेलाइट ने, मौसम विभाग ने बताया। और मौसम विभाग को ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, सैटेलाइट उनका लगातार ऑब्जर्वेशन ऊपर से करता रहता है। तो एक तरह तूफान की पूर्व सूचना ये दे सकता है। फिर समुद्री जीव जंतुओं पर भी निगरानी रखती है, मतलब जैव विविधता, वो भी मैं बता चुका हूँ। फिर मौसम की भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि बारिश कब होने वाली है, इवॉपरेशन कितना हुआ है, बादल कितने, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के द्वारा फिर जो है बारिश की संभावना, सूखे की संभावना, ठीक है, या फिर जो आपका विंटर सीजन है उसकी भी डिटेलिंग से जो है प्रिडिक्शन किया जा सकता है, मतलब भविष्यवाणियाँ की जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है कि वो गलत भी हो जाए, ठीक है, पर नॉर्मली वो 80-70-80% सही होता है सारी चीज़ें। ठीक, अब इतना बड़ा हमारा अर्थ है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो ही जाते हैं, जिसको सैटेलाइट भी कैप्चर नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला, तो ये तो सारी बातें हो गई। अब देखिए कि गांव और शहरों के विकास में भी इस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ हुआ है।
कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और शहरी विकास के या नगरीय विकास के क्षेत्र में। तो आप देखोगे कि ग्रामीण विकास में सबसे ज़रूरी क्या है भाई, कृषि योग्य भूमि जितनी ज़्यादा होगी किसानों का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि जो बंजर भूमि है उसका मैपिंग अगर आपके पास है, आपको पता है कि आपके इस गांव में इतनी जो ज़मीन है, इतनी जो भूमि है वो बेकार पड़ी हुई है, तो उसका पता लगाकर देखो, जो किसान खेती कर रहा है उसे तो पता ही है कि उसकी ज़मीन बंजर है या फिर बंजर है या फिर वो फर्टाइल है, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट की लैंड है, जो खाली पड़ी भूमि है, ठीक है, वो तो उसको कोई देखने नहीं जाता है कि वो बंजर है या उस पर कुछ उग रहा है या नहीं। तो ऐसी जो लैंड है उनको साफ करके, अगर वो बंजर है या उत्पादन नहीं दे रही है तो उनको उनका जो ट्रीटमेंट करके और फिर उनको सेल कर दिया जाता है, किसानों को उचित दामों पर उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे कि जो किसान है या जो कृषि भूमि है उसके क्षेत्र में भी विस्तार होता है। ठीक, चलिए, तो बंजर भूमि का मानचित्र। फिर भू अभिलेख का आधुनिकीकरण, मतलब कि जो भी आपका रिकॉर्ड है, लैंड का आपका जो रिकॉर्ड है वो सब एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू और जो है बहुत ही अपडेटिंग हो गया है। ठीक है, पहले तो जैसे हमें पता है ना कि नगर पालिकाओं में या ग्राम पंचायतों में बहुत ऐसे फाइल्स बना करके रखी जाती थी, तो वो सारी चीज़ें अब डिजिटल हो गई है। किसके थ्रू? ये सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू। आगे देखिए, तो कृषि जल प्रबंधन, मतलब कि रिजर्वायर। भाई अगर आप लैंड प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, खेती किसानी के लिए अगर आप ज़मीन दे रहे हो तो पानी भी होना चाहिए। और पानी कब मिलेगा? जबकि या तो भूमिगत जल स्रोतों का पता लगे हमें, तो वो भी सैटेलाइट बता सकता है, क्योंकि सैटेलाइट तेल और गैस के बारे में बता सकता है, तो पानी के बारे में भी बता सकता है। तो अंडरग्राउंड जो वाटर रिसोर्सेज है उसके बारे में बता सकता है। दूसरा कि ऐसी जगह का वो सिलेक्शन कर सकता है जहाँ पर रिजर्वायर बना सकते हैं या फिर नेचुरल रिजर्वायर बनते हैं या पानी वहाँ पर जाकर इकट्ठा होता है। ठीक है, जैसे बारिश होती है तो हम देखते हैं ना कि कई जगहों पर पानी भर जाता है, कई जगहों पर पानी नहीं भरता है। तो वो जो स्लोप है, भूमि का ढाल किस तरफ है, ठीक है, या कहाँ से बहकर पानी वहाँ पर आकर के जमा हो रहा है और कितनी मात्रा में जमा होता है, उसके हिसाब से भी गवर्नमेंट अपने प्लान तैयार करती है, जिससे कि नेचुरल रिजर्वायर भी बना सकते हैं और आर्टिफिशियल, मतलब एक तरह का जो छोटा मोटा डैम है वो भी हम बना सकते हैं, ताकि गांव के लोगों को या कृषि योग्य जो भूमि है उसकी सिंचाई व्यवस्था में कोई भी रुकावट ना आए। ये तो बात हो गई गांव की। अब नगर में देखो, नगर में क्या विकास हुआ है कि शहरों के फैलाव के लिए मानचित्र तैयार करना, ठीक है, मेगा सिटीज़ बनाना, बड़े बड़ी कॉलोनीज़ बनाना, प्रोजेक्ट बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही की जाती है। ठीक, अगला देखो, तो मास्टर प्लान तैयार करना। मास्टर प्लान मतलब पूरा जो है सिटी जो है आपकी उसको डेवलप करना। जैसे कि मान लीजिए मेट्रो निकालना, वहीं से आपको ट्रेन भी चलाना है सिटी के अंदर से, फिर बसेस का रूट भी बनाना है, फिर उसके बाद में तो रोड्स हैं जिन पर पैदल या व्हीकल्स चलते हैं वो भी बनाना है, बिल्डिंग्स भी बनाना है, ऑफिस भी बनाना है, फैक्ट्रीज भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ों की जो मैपिंग है, ये सारी चीज़ों का जो एक तरह का मास्टर प्लान है वो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए कि शहरों की व्यापक योजना। शहरों की व्यापक योजना का मतलब वही है मास्टर प्लान। शहर की सूचना प्रणाली का विकास। सूचना प्रणाली कहने का मतलब कि जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स कि आपके मोबाइल से लेकर के, वाईफाई से लेकर के, ठीक है, या जो हमारे नेटवर्क होते हैं आजकल कई तरह के, गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, उन सभी के विकास में। फिर जल संसाधन, जल संसाधन के विकास में, जैसे कि सिंचाई की संरचना, जल क्षमता का मूल्यांकन, बांध के लिए जगह का चुनाव, ये सारी चीज़ें जल संसाधन में आती है। भाई किसी पर्टिकुलर डैम ऐसे ही तो नहीं बना दिया जाता है कि कोई भी एक लैंड का सिलेक्शन किया और वहाँ पर बांध बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भाई भूमि का चुनाव वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बांध में जितने क्यूबिक मीटर पानी जो है वो जमा हो रहा है, उस पानी का जो भार है या उस पानी का जो मास है, उसको वो उस जगह की जो भूमि है, उस जगह की जो ज़मीन है वो सहन कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पानी कितनी दूर तक फैलेगा, कितने एरियाज़ को जो है हमको खाली करवाना है। बोलते हैं ना कि डूब क्षेत्र में आ गया है हमारा एरिया, तो वो डूब क्षेत्र का पता
बांध बनने के बहुत साल पहले ही पता लग जाता है, मतलब इंजीनियर आकर के और सारी मैपिंग कर लेते हैं और आपको उसका जो भी संबंधित लोग हैं उनको मुआवजा देकर वहाँ से उनको खाली करवा दिया जाता है, जबकि बांध अभी बना भी नहीं है, ठीक है। फिर भी उनको पता चल जाता है कि इस एरिया में पानी भरने वाला है। तो ये सब उनको पूर्वानुमान किस वजह से लगता है? सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू या रिमोट सेंसिंग के थ्रू, ठीक है। उस एरिया का वो पूरा स्टडी करते हैं कि भाई इस नदी पर बांध बनाना है, ये पर सेकंड में इतना पानी जो है इसमें फ्लो होता है, तो इसके हिसाब से वहाँ कितना पानी जमा होगा, बांध की ऊंचाई कितनी होगी, तो पानी का फैलाव कितना होगा, और ये सारी चीज़ों का अध्ययन करके वो ये पता लगाते हैं कि किन एरियाज़ को खाली करना है और किन एरियाज़ में जो है लोगों को रहने की अनुमति देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले संभव नहीं थी, पहले जो है आपको फिजिकली जा कर के और ये सारे काम करने पड़ते थे, तो इसलिए बहुत सारे लोग भी लगते थे और बांध बनने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगते थे। पर अगर आप देखोगे कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो अगर सारे काम टाइम पर हों तो 5 साल के अंदर भी एक बांध बन के तैयार हो सकता है। जो काम पहले 25-30 सालों में होता था वो आज 5 साल में, क्योंकि शुरू के जो 5-10 साल है वो तो पूरी योजना बनाने में ही लगते थे, और वो सारे काम आजकल क्या होते हैं, कुछ हफ्तों में हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक। अगला देखो तो वही प्राकृतिक संसाधनों की गणना का मतलब पता तो लगा लिया आपने कि यहाँ पर गैस है, यहाँ पर तेल है, अब उसकी मात्रा कितनी बची हुई है, ठीक है, और उस मात्रा के ख़त्म होने से पहले अगला भंडार ढूंढना है, ठीक है, अदरवाइज सप्लाई में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टाइम पर उनकी निगरानी करते रहना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ये गैस का भंडार है, आपने यहाँ पर ड्रिल किया, यहाँ पर होल किया और यहाँ से आप गैस बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। अब ये तो नीचे तो पूरा क्या है, लैंड है, पूरी ज़मीन है, तो हो सकता है कहीं से कोई लीकेज हो जाए और गैस दूसरी जगह से बाहर निकलने लगे, तो ये जो आपका गैस का भंडार है या जो सोर्स है ये धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की गणना, वो कितना बचा है और उन पर निगरानी रखने का काम भी सैटेलाइट करता है, ठीक, और उनके भंडारों का समय समय पर अनुमान लगाना। फिर अगला इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मतलब जो भी नेचुरल डिजास्टर है, तूफान है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ठीक है, या फिर आपका अकाल पड़ा हुआ है, किसी बीमारी ने जो है आपको कंट्री के ऊपर अट्रैक्ट किया है, या इंसेक्ट जो हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं उन्होंने फसलों पर आक्रमण कर दिया है, इस तरह की कोई भी प्राकृतिक, ठीक है, आपदा, या फिर मैन मेड अगर डिजास्टर भी है, जैसे मान लीजिए किसी न्यूक्लियर प्लांट में कोई लीकेज हो गया, ठीक है, या बांध में किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ गया डैम में, तो वहाँ से पानी जो है बांध टूटने की संभावना हो, तो इस तरीके की सारी चीज़ों का जो पता सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, ताकि उससे बचा जा सके, ठीक है। भाई टाइम पर चीज़ पता चल जाएगी तो उससे बचने के उपाय हम पता लगते हैं। तो आपदा प्रबंधन, बाढ़ आने वाली है पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू सारी चीज़ों की जानकारियाँ दी जा रही है। फिर पूर्व चेतावनी प्रणाली, जो प्रिडिक्शन होता है, ठीक है, समय से पहले ही बता दिया जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, कुछ समय बाद, 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद बारिश की संभावना है, या भूमि धसकने की संभावना है, या फिर और बर्फबारी होने वाली है, या इस तरह की कोई भी घटना हो। तो पूर्व सूचना प्रणाली ये बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी देश के विकास के लिए। अगर आपको थोड़े दिन पहले कोई चीज़ पता चल जाए तो उससे बचने के हम उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके विकास में भी सैटेलाइट, और अब तो इतने अलग अलग तरीके के और एडवांस कैमरे वाले, और उसके बाद में कि जो है हाई मेगापिक्सल थर्मल इमेजिंग, इस तरह की नाइट विज़न, इस तरह की कई सारी टेक्नोलॉजी से लेस सैटेलाइट है हमारे पास, जो कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी देते हैं। फिर देखिए मीथेन के उत्सर्जन का अध्ययन करने में, मीथेन मतलब वही प्राकृतिक गैस है, और उसके उत्सर्जन का अध्ययन, कहाँ से कितनी मीथेन गैस उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर भी मीथेन गैस बनती है, ठीक है, तो उनका भी उत्सर्जन से हमें मीथेन के उत्सर्जन का पता सैटेलाइट के थ्रू लगाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि वो एक बहुत ब्रॉड स्केल में होता है, बड़े पैमाने पर होता है, और अगर कहीं बड़े पैमाने पर मीथेन के उत्सर्जन में कोई परिवर्तन आता है तो सैटेलाइट उसको जो है तुरंत डिटेक्ट कर लेती है, उसका पता लगा लेती है, ठीक है। तो ये सारे जो यूजेस हैं, ये सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग के यूजेस है, जो वर्तमान समय में हम इनका उपयोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन यही था कि आपके सुदूर संवेदन के किन्हीं 3 उपयोगों का जो है वर्णन कीजिए, या 3 उपयोगों पर लघु टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन था। अब हमने तो कई सारे यूजर्स देख लिए हैं,
तो जो भी अच्छा लगे उसको आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो हमें पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हमें तो नहीं पता है कि कौन सा आने वाला है। हो सकता है कि स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि भाई जल संसाधन के क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग के यूजेस लिखिए, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महासागर व मौसम विज्ञान में रिमोट सेंसिंग के यूजेस लिखिए, तो पर्टिकुलर इंडिकेशन के साथ भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें